चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से, जो कि अबू धाबी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कल वो अबू धाबी में बने मंदिर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अबू धाबी पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी साथ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जायद स्पोर्ट्स सिटी पहुंचने पर वहां भव्य स्वागत किया गया। लोग उनकी झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम एल्हान मोदी को संबोधित करेंगे। अपने 2 दिन की इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी बसंत पंचमी पर मंदिर का उद्घाटन करने के साथ ही कतर भी जाएंगे। आपको बता दें कि यहां पहला हिंदू मंदिर बनने वाला है, बनकर तैयार हो चुका है। अक्षरधाम मंदिर, जो कि बेहद खूबसूरत है, उसी के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर कल अबू धाबी में बने मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी पहुंचे, खुद राष्ट्रपति वहां पर उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। और इसके अलावा आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम एल्हान मोदी को भी संबोधित करने वाले हैं। आई लव मोदी, एहलान मोदी और न जाने ऐसी ही कितनी खूबसूरत लाइनें। अबू धाबी में लगी ये बैनर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दीवानगी को जाहिर कर रहे हैं। यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भारतीय मूल के लोग बेकरार हैं। अबू धाबी में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हो या फिर जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को लेकर काफी तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन 2 दिनों से ही हो रही बारिश को देखते हुए लोगों की भागीदारी 80,000 से घटकर 35,000 कर दी गई है। जैसा आप जानते हैं कि जब भी नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है तो हजारों लाखों कार्यकर्ता वैसे ही आ जाते हैं। ऐसे ही कल यदि आप आते हैं यहाँ पे तो मॉक ड्रिल था, जिसमें करीब 2,500 कार्यकर्ता यहाँ आए थे। उन लोगों को समझाया जा रहा था पड़ते पानी में हर एमिरेट से, कोई फुजेरा से आया था, कोई रासल केमा से, कोई उमल क्वीन से, कोई अजमान से, कोई दुबई से, कोई शारजा से, 7 एमिरेट से जो है कार्यकर्ता आए थे। ये प्यार है नरेंद्र जी मोदी के प्रति। मैं समझता हूँ कि 13 फरवरी के बाद जब भी नरेंद्र जी मोदी के इवेंट की बात होगी तो अहलेन मोदी सबसे बड़े नंबर पे याद आएगा, जिसकी व्यवस्था, जिसका एंथुजियाज्म सबसे ज़्यादा होगा। और मुझे लगता है कि 13 फरवरी के बाद पूरी दुनिया इस बात को जानेगी कि जो यूएई में रहने वाले भारतीय हैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार नरेंद्र मोदी जी से। यानी प्रधानमंत्री के यूएई के दौरे में एहलान मोदी नाम से बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम भारतीय समय के मुताबिक आज रात 8 बजे होगा। एहलान शब्द अरबी भाषा का है। एहलान का मतलब हेलो होता है, यानी एहलान मोदी कार्यक्रम का मतलब हेलो मोदी है। प्रधानमंत्री अपने इसी दौरे में बुधवार को बसंत पंचमी पर भव्य मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। इस मंदिर का निर्माण बीएपीएस यानी बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने करवाया है। ये अबू धाबी में प्राचीन शैली में बना भव्य हिंदू मंदिर है।
इसी मंदिर में दर्शनों को लेकर कई बड़ी हस्तियां अभी से वहां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। गायक सोनू निगम ने भी इस मंदिर में दर्शन किए और ये मंदिर बनने पर खुशी जताई। मंदिर से बहुत इसका स्थान मैं तो और भी कहूँगा, क्योंकि ये सर्वधर्म समागम का एक बन चुका है और ये इतना अद्वितीय है, इसके सामने कुछ शब्द कहने के लिए है भी नहीं। हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हम यहाँ पर इसके दर्शन अभी कर पाए हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के बाद कतर की राजधानी दोहा भी जाएंगे। इस मौके पर उनकी कतर के इमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, बसंत पंचमी पर अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो देश में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की भी तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। आखिर क्या है बसंत पंचमी का मुहूर्त, क्या है सरस्वती पूजा का मुहूर्त, इस सब के बारे में जान लीजिए ताकि आप शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ कर सकें। बसंत पंचमी का शुभ संयोग, ज्ञान की देवी मां सरस्वती की उपासना का दिन। मां सरस्वती की वंदना से पूर्ण होगी हर मनोकामना, मिलेगा बुद्धि और ज्ञान का वरदान। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी का दिन होता है बड़ा ही दिव्य, क्योंकि इस दिन हासिल होता है मां सरस्वती का आशीर्वाद। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि आज के दिन ऋतुराज वसंत के स्वागत के साथ ही विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन का भी विशेष दिन है। वसंत पंचमी का दिन सभी कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। खासकर कोई भी नया काम शुरू करने के लिए इसे उत्तम माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है। वसंत पंचमी का मुहूर्त 13 फरवरी दोपहर 2:41 से शुरू हो रहा है, जो 14 फरवरी को दोपहर 12:09 तक रहेगा। इस दिन सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:41 तक रहेगा, यानी सरस्वती पूजा के लिए सिर्फ 5.5 घंटे का समय रहेगा। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष में पड़ती है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें नित्य स्नान करके और मां सरस्वती का पूजन करना चाहिए। और जो हमारे ऋतु फल हैं उसमें बेर का एक पर्व आता है, बेर का फल हमें अवश्य मां सरस्वती को चढ़ाना चाहिए। और हम जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत, इसको मां सरस्वती के मूर्ति के सामने रखकर हमें आराधना कर चाहिए। मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए तो ये सबसे अच्छा दिन है ही। इस दिन मां सरस्वती की कृपा आसानी से मिल जाती है। इस दिन मां सरस्वती अपने भक्तों की उपासना से जल्द प्रसन्न भी हो जाती हैं। धर्म के जानकार मानते हैं कि आज के दिन मां सरस्वती की विशेष कृपा बरसती है। मां सरस्वती की उपासना से हमें अनेक प्रकार की विद्याओं का लाभ होगा, जिससे कि हम अपने जीवन में अनुकूल उन्नति प्राप्त करेंगे, जिससे कि हमें ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र इत्यादि का भोग सुख प्राप्त होगा। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है। ज्योतिष तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की कमजोर स्थिति आपकी समस्याएं बढ़ा रही हैं, तो बसंत पंचमी के दिन आप कुंडली के उन ग्रहों को मजबूत करने के अचूक उपाय भी कर सकते हैं। बसंत पंचमी के पर्व पर हमें भगवान विष्णु और मां सरस्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु हैं वो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और मां सरस्वती जो हैं विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, और उनको अगर हमारे जन्म कुंडली में सरस्वती का विद्या का योग कमजोर है तो हम मां सरस्वती की आराधना करके उस ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। बुध और बृहस्पति ये 2 ग्रह हैं जो हमारे विद्या और भाव में अगर अनुकूल स्थिति में नहीं है तो वह हमें विद्या योग कमजोर होता है। मां सरस्वती की पूजा करने पर
हमारे ये दोनों ग्रह मजबूत हो जाएंगे और हम विद्या में पारंगत हो जाएंगे। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना से वाणी मधुर होती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है और रिश्तों में भी मिठास आती है। तो इस पावन अवसर का लाभ उठाइए, मां शारदा को प्रसन्न कीजिए और संवार लीजिए अपनी जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवी सरस्वती की विशेष आराधना की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए मां देवी की इको फ्रेंडली मूर्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में तो बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट चुकी है। चलिए आपको दिखाते हैं वहां की तस्वीरें। ये विद्या की देवी मां सरस्वती की वो मूर्तियां हैं जिन्हें कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये वो मूर्तियां हैं जिनकी कल यानी बुधवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। छपरा शहर के श्याम चक मोहल्ले में मूर्ति कला से जुड़े कई परिवार निवास करते हैं। इनकी मूर्ति कला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ये इको फ्रेंडली मूर्तियों का निर्माण करते हैं। इनकी बनाई मूर्तियों में मिट्टी, बांस, पुआल, जूट की रस्सी सब इस्तेमाल होता है, जबकि रंगाई के लिए भी हर्बल रंगों का प्रयोग किया जाता है। इको फ्रेंडली मूर्ति का हर्बल का काम है। इसमें पेंटिंग जो भी लगता है सब इको फ्रेंडली हर्बल लगता है, जो ना पर्यावरण को नुकसान दे न किसी को नुकसान दे। और ये मिट्टी का मूर्ति है और लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनाता है जो कि विसर्जित करने के बाद में वो गलता उलता नहीं है, उसी तरह का रह जाता है। सरस्वती पूजा को लेकर यहाँ बनाई गई मूर्तियाँ सिवान, गोपालगंज जैसे पड़ोसी जिलों तक जाती हैं। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में भी सरस्वती पूजा की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ भी मूर्तिकार करीब करीब अपने हुनर से भव्य मूर्तियों को अंतिम रूप दे चुके हैं। ये जो मूर्ति हम बना रहे हैं बचपन से बना रहे हैं, पहले पापा मेरे बनाते थे। ये जो तैयारी कर रहे हैं 14 फरवरी को सरस्वती पूजा है और हम लोग जो है 2 महीना से लगे हुए हैं। वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बिहार के मिथिलांचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं, जो बसंत पंचमी पर बाबा को तिलक अर्पित करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन के लिए बाबा को शादी का निमंत्रण देते हैं। बसंत पंचमी में लोग जो है बाबा के ऊपर तिलक चढ़ाते हैं, होली और लड्डू। ये परंपरा जो है जो शिव पंचमी से 25 दिन रह जाता है आपका शिवरात्रि। ये तिलक ये लोग चढ़ा के जाते हैं, जो बाबा का सार लोग कहा जाता है। तो अपने दुर्गा का स्थान से लोग आते हैं और पैदल कांवर लाके बाबा के ऊपर जलार्पण करते हैं। वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब वो कल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब मां सरस्वती की विशेष आराधना करेंगे। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं भगवान शिव की नगरी काशी, जहां मां सरस्वती का एक ऐसा मंदिर है जहां बसंत पंचमी के दिन मां के 12 रूप की पूजा होती है। देखिए, दक्षिण भारतीय शैली में बने मंदिर को लेकर दावा किया जाता है कि ऐसे 12 विग्रह उत्तर भारत में कहीं और नहीं है। मां सरस्वती ज्ञान और भाव की प्रतीक है। उनके हाथ में पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है और माला भक्ति का। बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और ऐसी ही तैयारियां शिव की नगरी काशी में भी चल रही है। शिव की नगरी काशी में माता सरस्वती का एक बहुत खास मंदिर है, जहां उनके 12 रूपों की पूजा होती है। ये मंदिर वाराणसी में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में बना हुआ है। 2.5 दशक पहले स्थापित हुए इस मां भाग्य देवी के मंदिर का काफी महत्व है। हमारा प्राइम फोकस जो है वो पढ़ाई है और विद्या देवी उन्हीं की देवी मानी जाती हैं। तो यहाँ पे आना मतलब बहुत एक शांति का माहौल मिलता है हमें। पूरे दिन से एक एकेडमिक वर्क करके आने के बाद ऐसा लगता है जैसे एकदम पीस वाले एनवायरनमेंट में हम आ गए हैं।
जिस समय आया था यहाँ पर उस समय की जो है जो मेरी मतलब बुद्धि थी और इस समय में काफ़ी परिवर्तन हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि हमें खुद एहसास हो रहा है कि जो है परिवर्तन लग रहा है। तो हम नित्य जो है यहाँ पर आते हैं और उसका फल भी जो है हमें मिलता रहता है। इन 12 विग्रहों के अलग अलग नाम हैं, जिनमें सरस्वती देवी, कमलाक्षी, जया, विजया, सारंगी, तुम्बरी, भारती, सुमंगला, विद्याधरी, सर्वविद्या, शारदा देवी और श्रीदेवी हैं। संस्कृत स्तुति में 12 सरस्वती अपनी हर एक सरस्वती का नाम है। जय विजया देवी, शारंगी देवी, तुमरी देवी, जया देवी, ये हर विद्या की देवी का अपना अध्ययन केंद्र है। बच्चे संपूर्णानंद में जब आते हैं आचार्य शास्त्री वर्णन, तो वाग्देवी मंदिर का एक ऐसा गठन किया गया कि बच्चे भगवती का आराधना करने के बाद अपना पठन पाठन शुरुआत करें और यहाँ से वो 12 ज्योति भगवती का दर्शन के उपरांत, पूजन के उपरांत अपने अध्ययन अध्यापन में लग जाते हैं। दावा है कि ऐसे 12 विग्रह उत्तर भारत में कहीं और नहीं है। इतना ही नहीं, ज्ञान की देवी का ये मंदिर दक्षिण भारत शैली में बना है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेन 2024 का रिजल्ट आ चुका है। इसमें 23 अभ्यर्थियों ने पहले एडमिशन में 100 एनटीए स्कोर हासिल किए हैं, यानी 100%। क्या बात है। देखिए कितनी मेहनत की होगी, लेकिन जिनका ये पड़ाव पार हो गया है उन्हें अब जेईई एडवांस की तैयारी पर फोकस करना होगा, क्योंकि आईआईटी में इसी के जरिए दाखिला मिलेगा। ये खुशी है कामयाबी की। इन बच्चों की उपलब्धि ने इनके परिवार की खुशियों में 4 चांद लगा दिए हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन का रिजल्ट जारी कर दिया। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2024 की परीक्षा में 23 अभ्यर्थियों ने पहले एडमिशन में 100 एनटीए स्कोर हासिल किए हैं, यानी 100% आए, जिनमें तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के 3-3 छात्र, हरियाणा और दिल्ली के 2-2 और गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के 1-1 छात्र शामिल हैं। इन परीक्षा में 11,70,000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। उन्हीं अभ्यर्थियों में बिहार के मुजफ्फरपुर के तरुण तन्मय भी शामिल है, जिन्होंने सफलता पाई है। तरुण ने 98.98% अंक हासिल किए हैं। जो कुछ भी 1 साल या फिर 3 साल का जो मेहनत था वो आज रंग ले आया है। खैर, अभी जो मेरा मेन गोल है जो कि आईआईटी है, वो तो मुझे जेईई एडवांस से मिलेगा। उसमें अभी कुछ समय है और जो अब समय बाकी है जेईई एडवांस तक में, मैं अपना पूरा जान झोंक के मेहनत करूंगा। एनटीए के मुताबिक जेईई मेन सेशन 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया भी जारी है। इसकी परीक्षा 4 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2024 के बीच होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 2 मार्च 2024 है। जेईई मेन परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों सत्रों के बेस्ट एनटीए स्कोर के आधार पर स्टूडेंट की रैंक जारी की जाएगी। जेईई मेन के रिजल्ट में पहले 2.5 लाख रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस टेस्ट के लिए अप्लाई करने के पात्र होंगे। जेईई एडवांस के जरिए ही आईआईटी में छात्रों को दाखिला मिलता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जेईई मेन में तेलंगाना के 7 छात्रों ने 100% हासिल किया है। उन्हीं में से एक हैं ऋषि शेखर शुक्ला, जो इस एग्जाम के 2nd टॉपर रहे हैं। आखिर इतने टफ एग्जाम में इतनी बड़ी सफलता के लिए ऋषि ने क्या कुछ किया, इसके बारे में संवाददाता नीतू झा ने उनसे खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। जेईई निकालना और टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ मैम, मतलब मैं पर डे 9 आवर्स पढ़ता था। 3 आवर्स ईच सब्जेक्ट को देता था। जैसे 3 आवर्स पहले मैथ्स को, तब 3 आवर्स फिजिक्स को और तब 3 आवर्स केमिस्ट्री को। अच्छा ऋषि, आप तेलंगाना में हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल भी जो सबसे ज्यादा टॉपर थे तेलंगाना से थे, और इस बार भी अगर टॉपर्स की लिस्ट देखी जाए तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो तेलंगाना से आता है। तेलंगाना से सारे टॉपर कैसे आ रहे हैं? क्या बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे? हो सकता है मैम, पर यहाँ तो कंपटीशन ज्यादा है मुझे लगता है। मतलब यहाँ ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पढ़ाई अच्छे से करते हैं, मोर डेडिकेशन देते हैं यहाँ पे, तो पॉसिबल है कि ज्यादा कंपटीशन के कारण तेलंगाना से ज्यादा आउटपुट दिखने को मिल रहा है। अच्छा ऋषि, जब हम बात पढ़ाई की करते हैं और बात कंपटीशन की, जैसा भी आपने बताया,
तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। देश के किसी भी राज्य जाइए, आपको वहां पर बच्चे कोचिंग जाते नजर आएंगे, पढ़ते नजर आएंगे। तो कंपटीशन क्या वाकई में हर्डल बना है आपके लिए इस पूरी जर्नी में, या आपने प्रेशर को कोने में रखा था और जम के पढ़ाई की है? नहीं मैम, कंपटीशन को मैंने हेल्दी कंपटीशन के जैसा लिया और मैंने प्रेशर को ज्यादा बिल्डअप नहीं होने दिया, क्योंकि मैं कई बार डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज यूज करता हूँ, जैसे थोड़ा प्राणायाम कर लेता हूँ, कभी कभी थोड़ा वॉक पे निकल जाता हूँ, थोड़ा कभी म्यूजिक सुन लेता हूँ, जिससे क्या है थोड़ा काम रह सकता हूँ। फिर मतलब प्रेशर और स्ट्रेस को ज्यादा बिल्डअप नहीं होने देता हूँ मैं, और कंपटीशन को हेल्दी लेवल तक ही मेंटेन रखता हूँ। अच्छा ऋषि, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? क्या ये पहला अटेम्प्ट था या दूसरा था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, पहला सेशन का, और दूसरा अटेम्प्ट तो अभी नहीं अलाउ कर रहे हैं, शायद सेशन 2 के बाद सेशन 2 होगा दूसरा। तो पहले अटेम्प्ट में सेकंड पोजीशन लाना, मैं थोड़ा सा आपके शेड्यूल के बारे में जानना चाहती हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने घंटे तक पढ़े, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। मतलब आपकी क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है यहाँ पे क्वांटिटी से। जब जेई जैसे एग्जाम्स की बात की जाती है तो क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ क्वालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आपने जिस तरह से पढ़ाई की और खुद को काम रखा है, आपका क्या सक्सेस मंत्रा था जो आप बाकी जो बच्चे आपको देखे या जो अभी वापस प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि वो प्रेशर ना ले और अच्छे से पढ़े? हमारा एम होना चाहिए कि आगे हम जो भी करें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। तो अपने इंटरेस्ट को चिल्ड्रन को परस्यू करना चाहिए, मतलब जहां उनका मन लगता है, जहां उनका इंटरेस्ट है वहां फोकस करें और वहां पे अपना बेस्ट क्वालिटी आउटपुट दे सकते हैं वो। और हमें समझना चाहिए कि हम जो भी करें वो खाली एक पार्ट ऑफ अ लाइफ है, एक छोटा सा हिस्सा है हमारी जिंदगी का, इससे हमारी पूरी जिंदगी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए ये सोचते हुए मैं काम करता हूँ कि ये केवल पार्ट ऑफ माई लाइफ है, तो इससे मैं ज्यादा इफेक्ट नहीं होने देता हूँ उसके। मतलब उसके अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट भी आता है किसी टेस्ट में तो उसे ऑप्टिमिस्टिकली लेने के भी तरीके होते हैं। लाइक हमें अपने आप को मोटिवेटेड इसी तरीके से रख सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि ये खाली जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है। थैंक यू सो मच ऋषि, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द 100 परसेंटाइल। तो इन टॉपर्स की लिस्ट में सबसे पहले नाम ऋषि का आता है और उसके बाद आता है पलक का नाम, जिन्होंने 295 अंक हासिल किए हैं। आपको बता दें कि पलक की इस सफलता पर परिवार को भी नाज है और होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। आखिर इतनी कठिन परीक्षा में ऐसा नतीजा लाना इतनी आसान बात नहीं है। जेईई मेंस का रिजल्ट जारी हो चुका है और जयपुर के पलक गोयल ने जयपुर टॉप किया है। पलक, जिस तरह से रिजल्ट आया 300 में से 295 नंबर, क्या सेटिस्फाई हो इससे? हाँ सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरा मेन एम जेईई एडवांस्ड है। जैसे जब तैयारी करते थे एग्जाम्स की, क्या मन में थॉट रहता था उस टाइम? डिप्रेशन? जैसे कभी एग्जाम में मार्क्स कम आ जाए, कोई भी काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या पर कभी इंटरेस्ट चला जाए, तो उस टाइम पर थोड़ा सा पढ़ाई से जैसे खुद को दूर कर लेना चाहिए, थोड़ा सा, या तो रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा। आगे जेईई एडवांस का है, उसको लेकर किस तरह से तैयारी रहेगी? उससे पहले 12th? सर मैं सारे चैप्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। बोर्ड्स के दौरान भी थोड़ा सा उसमें काम करूंगा और बोर्ड्स के बाद में भी इतना भी हो जाए उसके लिए मतलब सारी मेहनत करूंगा जो भी है। टेस्ट के दौरान कई बार मार्क्स कम भी आए थे, उस समय खुद को कैसे मोटिव करते थे? मैं जो गलतियां हो गई बस उनको देख लिया और फिर उसके बाद में बस उस बारे में मैं भूल गया हूँ। बस जो गलतियां हो गई उसका वर्क करना है। आगे क्या रहेगा लक्ष्य? आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। कहाँ से? अभी IIT बॉम्बे में जाना चाहता हूँ। पलक के पिता है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है मुझे आज पलक को देख के, कि पलक का मेरे को पहले से ही था कि ये बहुत अच्छा अचीव करेगा और आगे भी इसको बहुत अच्छा अचीव करना है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके रिजल्ट को देख के। पलक ने जिस तरह से परचम फहराया है, हालांकि अभी एडवांस का एग्जाम होना बाकी है, लेकिन इनका टारगेट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। ऐसे में जो साथी अभ्यर्थी हैं उनको लेकर भी पलक का संदेश कहीं ना कहीं उनके लिए सार्थक साबित हो, यह प्रयास है। कैमरा से मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जेईई मेन परीक्षा में बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले तरुण तन्मय ने भी सफलता हासिल की है। तरुण ने 98.98 मार्क्स हासिल किए हैं। उनसे बात कर संवाददाता अनामिका गौड़ ने जानने की कोशिश की कि आखिर सफलता का राज क्या है। तरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, इतने अच्छे नंबर आए हैं आपके जेईई मेंस में। आपने जेईई मेंस जो है वो क्लियर कर लिया है। कैसा अभी लग रहा है? कितनी तैयारियां की थी, बताइए हमें। थैंक यू मैम। अभी जेईई मेंस मैंने दिया है और उसमें मेरा स्कोर बना है 98.98 परसेंटाइल,
और काफी खुशी है मुझे कि मैंने जो 1 साल की मेहनत की अपने ड्रॉप ईयर में, उसका मुझे आज फल मिला है। उस साल जब 2023 में जेईई मेंस का जब पेपर दिया था, तो पिछले साल मेरे कुछ 89 परसेंटाइल बने थे, जिससे मुझे एडवांस का जो कट ऑफ था वो भी मैं क्लियर नहीं कर पाया था। अब 12वीं के बाद जो पहला अटेम्प्ट था वो आपने क्लियर नहीं कर पाए थे आप। फिर आपने 1 साल का गैप लिया, आप कोटा गए। तो ये जो सपना था कि जेई क्लियर करना है, आईआईटी में जाना है, ये कब से आप देख रहे थे? मेरी तैयारी देखा जाए तो जो असली जेई लेवल की जो तैयारी होती है, जिस कठिनाई की, जिस इंटेंसिटी की तैयारी होती है कि कोई बच्चा दिन में 10-10, 12-12 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा है, वो एक्चुअली में देखा जाए तो मैं 12वीं के बाद पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। मैं 11वीं 12वीं में काफी ज्यादा सीरियस नहीं था अपने जेईई को लेके। हालांकि मेरे मन में ये सपना मेरे मुताबिक 10वीं में 10th में आ गया था कि आईआईटी नाम के जो कॉलेज है मुझे उसमें जाना है। बिहार से आते हैं, तो जब अगर एडवांस निकलता है और इतने ही अच्छे नंबरों से निकलता है, तो कौन सा आईआईटी आप जाना चाहोगे? ड्रीम कॉलेज कौन सा है? और फिर उसके बाद ड्रीम कंपनी कौन सी है जिसमें नौकरी करना चाहोगे? ड्रीम कॉलेज की अगर बात करें तो मेरा ड्रीम कॉलेज फिलहाल तो आईआईटी गुवाहाटी है। और अगर ड्रीम कंपनी की बात करें तो ऐसा मैंने खास चुना कुछ है नहीं, बट मेरा सपना ये है कि मैं किसी विदेशी कंपनी नहीं, अपने भारत के लिए काम करूं। बहुत अच्छा आपने कहा, और बधाई तो हम आपको दे ही चुके हैं। साथ साथ हम आपको दोबारा ये बोलेंगे कि आने वाले समय के लिए ऑल द बेस्ट, कि आपका एडवांस भी निकले और आप बहुत अपने मन पसंदीदा कॉलेज को जा सके। आईआईटी गुवाहाटी आप जाना चाहें, वहां आपको एडमिशन मिले। ट्यूलिप के फूल कितने सुंदर लगते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इनका दीदार दिल्ली में भी कर सकते हैं। दिल्ली के शांति पथ पर ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है। 21 फरवरी तक इसे देखने का मौका आपके पास है। देखिए अनामिका गौड की ये रिपोर्ट। फरवरी का महीना फूलों का महीना कहा जाता है और इस महीने में सबसे सुंदर फूल जो होते हैं वो होते हैं ट्यूलिप के। वैसे तो ट्यूलिप के फूलों को देखने के लिए पर्यटक कश्मीर जाते हैं, लेकिन अब ट्यूलिप के फूलों को, सुंदर फूलों को देखने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो दिल्ली के शांति पथ पे आके ट्यूलिप फेस्टिवल में शामिल हो सकते हैं। और सुंदर सुंदर जो ट्यूलिप के फूल हैं, जो इस ट्यूलिप फेस्टिवल में 1 महीने पहले ही उगाए गए थे एनडीएमसी की तरफ से। 5000 से ज्यादा जो है वो ट्यूलिप के बल्ब एनडीएमसी एरिया में, राजधानी दिल्ली के अलग अलग एरिया में उगाए गए थे। तो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हम लोग मौजूद है। एक बहुत ही खूबसूरत मेला यहाँ पर चल रहा है। आदिवासी महोत्सव है ये, जिसको आदि महोत्सव का नाम दिया गया, जहाँ पर आपको देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग ट्राइब्स की कला यहाँ पर मिल जाएगी, दिख जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ के खान पान से भी आप रूबरू हो सकते हैं। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी कुछ करने का अगर जज्बा हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं, मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। जी देखिए, पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट की रहने वाली मनदीप कौर ने इसे साबित करके दिखाया है। गतका चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर उनका शानदार तरीके से स्वागत कैसे हुआ, उसकी तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। पंजाब के फरीदकोट का कोटकपुरा शहर खुशियों से झूम रहा है, अपनी बेटी की कामयाबी पर जश्न मना रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर बेटी का स्वागत कर रहा है, क्योंकि 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा मनदीप कौर ने वो कारनामा कर दिखाया है जिससे सिर्फ माता पिता का ही नहीं बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन हुआ है। जी मैं गेम जित गई हाँ ते मैनू बहुत वधिया लग रहा है ते मैं मेरे मतलब सारे परिवार में भी बहुत खुशी हो रही है ते मैनू भी बहुत खुशी है। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है, अगर हौसला हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मनदीप कौर ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया है। मनदीप ने छत्तीसगढ़ में हुई अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम मार्शल आर्ट गतका चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। 20 राज्यों के खिलाड़ियों को पछाड़कर मनदीप कौर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। देखिए, कहते हैं कि जहां कोशिशों की ऊंचाई ज्यादा होती है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। क्या बात है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। और उत्तम समय कभी आता नहीं है, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। वाह, कुछ पाने की अगर इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी पड़ती है।
क्या बात है, क्या बात है। देखा आपने, चाय के साथ साथ कितने अच्छे विचार आ जाते हैं। यही खास बात है हमारी चाय की, और इसीलिए हम कहते हैं कि चाय का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे। तो कल शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में फिर से मिलेंगे इन्हीं अच्छे विचार और पॉजिटिव थॉट्स के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।